हाय वाईटी फैमिली, इट्स सैम सत्यम और आप सुन रहे सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर। मौसम बहुत गर्म है। सुबह के 4:23 हो रही है और टेम्परेचर है 29। थोड़ी ठंडी है, वरना अभी तो 42 तक जा रही है भोपाल में। सो मैं सोचा क्यों ना अभी रिकॉर्ड कर लूँ। बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, सो आई थिंक तबीयत नहीं, गला भी ख़राब हो गया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। बट ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हाय, ये है लव मी स्ट्रेंजर बुक 2 चैप्टर 14 एपिसोड 13। शुरू करते हैं। रिवाना उस दिन 1 घंटे देर से ऑफिस पहुंची। सुबह से ही वो घड़ी घड़ी वक्त देख रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, क्या उसे इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए। उसकी कंपनी में इस्तीफ़ा देने का नियम एकदम आसान था। जो भी इस्तीफ़ा देना चाहता था उसे कंपनी के इंटरनेट पोर्टल पर जाकर अपनी यूनिक आईडी के साथ लॉगिन करना होता था और फिर रिज़ाइन बटन पर क्लिक कर देना था। इस बटन पर क्लिक करके के भीतर 24 घंटे के भीतर इस्तीफ़ा को वापस लिया जा सकता था। रिवाना उस बटन को घूरती रही, लेकिन उस पर क्लिक करने की हिम्मत उसे नहीं मिली। 11:30 बजे तक उसने अजनबी के सारे नंबरों में एक मैसेज भेज दिया, क्या इस्तीफ़ा दिए बिना काम नहीं चल सकता। अगले ही सेकंड किसी एक नंबर से जवाब आ गया, बिल्कुल चल सकता है। रिवाना को लगा जैसे वो सपना देख रही हो। वो आराम से बैठ गई, अपने बोतल से पानी का घूंट लिया, ऑफिस का काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद अजनबी के दूसरे नंबर से मैसेज आया, जो भी करो मिनी, याद रखना उसका एक परिणाम होगा। रिवाना ने घड़ी देखा, 2:01। उसने चारों ओर घूम कर देखा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। अजनबी वीडियो नहीं भेजेगा। उसने कहा ज़रूर है कि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वो है नहीं, रिवाना ने सोचा। ठीक उसी वक्त उसने श्रीधर को अपनी ओर आते हुए देखा। क्या अजनबी ने उसे वीडियो फॉरवर्ड कर दिया था? हे भगवान, वो धीरे से बुदबुदाई। उसका गला सूखने लगा। ये क्या है रिवाना? श्रीधर ने पूछा। रिवाना अपनी कुर्सी पर खड़ी हो गई। तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया? उसने कहा। क्या? रिवाना तुरंत घूम गई और उसने तुरंत कंपनी के पोर्टल में लॉगिन किया। इधर पेज लोड हो रही थी और इधर उसके फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर फ्लैश होने लगा। पेज लोड हो गया और उसने देखा रिज़ाइन बटन की जगह रिवोक बटन था। यानी कि किसी ने पहले ही रिज़ाइन बटन दबा दिया था। वो दुविधा में थी कि फ़ोन उठाए कि नहीं। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर के माउस को रिवोक बटन की ओर ले जाते उसने फ़ोन उठाया। तुम रिवोक बटन को क्लिक करके इस्तीफ़ा वापस लोगे और मैं इधर वीडियो अटैचमेंट वाली ईमेल पर सेंड बटन दबा दूंगा। लाइन कट गई। अब प्लीज़ मुझे ये मत बोलना कि ये किसी सिस्टम को हैक कर लिया है और तुम्हारी आईडी से रिज़ाइन कर दिया गया है। श्रीधर ने किसी ढंग के जवाब की उम्मीद में रिवाना से पूछा। कुछ ही सेकंड बाद रिवाना ने रिवोक बटन पर कर्सर हटा लिया और अपराधी नज़रों से श्रीधर की ओर देखा। श्रीधर ने कंधे उचकाए, जैसे पूछ रहा हो ये क्या चल रहा है। नहीं, ये हैक नहीं हुआ है, मैं वाकई में रिजाइन कर दिया है। क्या? क्यों? मुझे नहीं मालूम। आई एम सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। रिवाना वॉशरूम की और ऐसे चलती हुई गई जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, और फिर उसने खुद को एक टॉयलेट में बंद कर लिया। जी भर के रोने के बाद वो बाहर निकली। कल से उसका 30 दिनों का नोटिस पीरियड शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो ऑफिस नहीं आ पाती। उसके बाद वो क्या करेगी? जब वो अपने क्यूबिकल में वापस गई तो उसके टीम के 2 सहयोगी ने एक बात कही, ये सही फैसला नहीं है रिवाना। कुछ देर बाद एक और सहयोगी ने उससे आकर पूछा, मुझे मालूम है कि तुम्हें दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रही हो, वरना कोई ऐसे नौकरी छोड़ता है क्या? क्या तुम मेरी सीवी भी कहीं फॉरवर्ड कर दोगी? मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊँगा। मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। उसके टीममेट ने उसकी ओर घूर कर देखा और फिर वहाँ से चला गया। शायद उसने ये समझा कि रिवाना को छूत की कोई बीमारी हो गई है। उसके पास खड़े होने से भी वो बीमारी उससे लग जाएगी। रिवाना जान गई थी कि अपने लिए जल्दी ही कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक ख्याल उसे तीर की तरह चुभा, क्या अजनबी चाहता है कि वो मुझे मुंबई छोड़ दे?
उसने अजनबी को फिर से एक मैसेज लिखा और सारे नंबरों पर भेज दिया। मुझे बात करनी है, लेकिन इस बार उसने ये चेक करने की ज़रूरत नहीं समझी कि मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं। उसका दिमाग ये समझना चाहता था कि अजनबी उसे मुंबई छुड़वाने पर क्यों तुला हुआ है और कहाँ के लिए, कोलकाता या जहाँ हिया चौधरी की परिवार था। उसे फिर से एक प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया। उसने अपना फ़ोन उठा लिया और स्मोकिंग जोन की ओर चली गई जहाँ लोग कम थे। वहाँ पहुंचकर उसने कॉल लिया। हेलो मिनी, तुम मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों देते रहते हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें तकलीफ़ के बारे में एक ख़ास बात बता दूँ। इस बार अजनबी ने महिला की आवाज़ में कहा। तुम तकलीफ़ दोगी, तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी। क्या मैंने किसको तकलीफ़ दी है? दूसरी ओर खामोशी थी। ठीक है, अब जब तुमने मुझसे नौकरी के इस्तीफ़ा दिलवा ही दिया है तो मुझे मेरी वीडियो दे दो। ये ब्लैकमेल और नहीं चलेगा, नहीं तो मुझे एक बार फिर से इंस्पेक्टर कामले के पास जाना होगा। तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो तुम खुदकुशी कर लोगी। अगर अपने ही किए का नतीजा भुगतना पड़े तो शिकायत नहीं करनी चाहिए। हर बार मैं तुम्हें एक सपना मानना चाहती हूँ और हर बार तुम मेरे सामने एक बुरा सपना बनकर आते हो। क्यों? मैं न सपना हूँ न बुरा सपना मीनी। मैं वो हूँ जो तुम्हें बताना चाहती हो। मैं वो हूँ जो तुम मुझे बनाना चाहती हो। इसके साथ ही लाइन फिर कट गई। रिवाना जानती थी कि इस अजनबी को उसके इरादे के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जितनी जल्दी वो हिया चौधरी के सच तक पहुंच जाए उतना ही जल्दी उसे पता चल जाएगा कि इस अजनबी का आखिर चक्कर क्या है। लेकिन उसे ये सच के बारे में पता ही कैसे चलेगा जब उसे उस इंसान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। ये भी नहीं कि वो दिखती कैसी है। और हिया चौधरी कॉलेज में उसकी बैचमेट थी, कम से कम उसे तो ये बताया गया था। चैप्टर 15। रिवाना सीधे ऑफिस के अपने फ्लैट पर आ गई। बिना लाइट की परवाह किए वो सीधे कमरे में बिस्तर पर जा गिरी। रास्ते में उसने डैनी को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन डैनी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन 1 मिनट के बाद व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि मैं शूट पे हूँ और हर रात में फ़ोन मैसेज करेगा। उसका मैसेज पढ़ते हुए रिवाना को इस बात का बुरा भी लगा कि उस रात जब डैनी ने उसे मैसेज किया तो उसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया था। उसे नहीं मालूम था कि नित्या अभी भी डैनी के साथ है या नहीं। अगर नहीं तो रिवाना वापस जाकर उसके साथ रह सकती थी। पता नहीं क्यों इस फ्लैट में अकेले रहते हुए उसका मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसके भीतर एक हिस्सा खुश थी और आखिरकार अपनी स्पेस मिल गई और डैनी नित्या के साथ देखने के बोझ से वो मुक्त हो गई। कम से कम इससे उसे अपने आकांक्षाओं के बहुत हद तक निजात मिल गई और इस बात से रिवाना खुश थी। लेकिन उसे डर इस बात का था कि कहीं ये दूसरी उसे डैनी से और दूर ना कर दे। कभी कभी उसे डैनी की नज़दीकी की बेहद याद आती थी, लेकिन वो उसे फ़ोन नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि दोनों ने डैनी को इस दूरी का एहसास हो और वो खुद ही रिवाना तक आए। लेकिन जिस तरह के मैसेज दोनों ने एक दूसरे को भेजे थे उससे नहीं लगता था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के वापस लौटने का पहल करना चाहता है। लोग कहते हैं मेरे चाय में जादू है। एक मीठी आवाज़ ने रिवाना चौंक गई। वो तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। ट्यूबलाइट धीरे धीरे जलने लगी और अचानक ऑन हो गई। उसने देखा एक लड़की बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वो लड़की पतली दुबली है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी जैसे कि 20 या 22 साल की उम्र की लड़कियों के चेहरे पर होती है। तुम कौन हो? रिवाना ने पूछा। त्रिस्ता मिश्रा। मैं आज दोपहर में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। ओह हाय, मैं रिवाना बनर्जी। त्रिस्ता आगे आई और उसने रिवाना का हाथ थाम लिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रिवाना दी। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, एक बंगाली रूममेट मिली है। मैं अपनी मौजिक चाय बनाऊँ? मुझे लगता है आपको उसकी ज़रूरत है। तिस्ता की शख्सियत में कुछ था जो बहुत ही खुशनुमा था, जिसे देखकर रिवाना ने थोड़ी जलन सी भी हुई। ये उस किस्म की मासूमियत थी जो ज़िंदगी के थपेड़ों से पहले की होती है, जैसे कि 1.5 साल पहले रिवाना में भी थी। कोई बात नहीं, रिवाना ने कहा, लेकिन तिस्ता ने उसकी बात बीच में काट दी। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। ठीक है, रिवाना बहुत दिनों बाद किसी को देखकर ऐसे मुस्कुराई।
तिस्ता किचन में चली गई। रिवाना ने अपना चेहरा धोया और फिर ड्राइंग रूम में चली आई, जहाँ तिस्ता सोफे पर बैठकर 2 कप चाय में चीनी मिला रही थी। ये लीजिए, उसने रिवाना को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। रिवाना ने कप ले लिया और उसके बगल में जाकर बैठ गई। वो चाय की चुस्की लेने ही वाली थी कि तिस्ता ने उसे रोक दिया। समझ पाए कि कोई अद्भुत सी चीज़ उसके भीतर जाने वाली है। तिस्ता ने खुद आंखें बंद कर ली। उसे देखकर रिवाना ने भी वही किया। चाय में कुछ तो था जो अलग था। पहली ही चुस्की में रिवाना का मन ताज़ा हो गया। अच्छी है ना? रिवाना ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। बहुत अच्छी है। इस बात की खुशी थी कि आखिरकार कोई उसका मन हल्का कर पा रहा है। आप कोलकाता से हो रिवाना दी? हाँ, और तुम? मैं भी, लेकिन मैं ओरिजिनली असम से, तेजपुर से हूँ। पढ़ाई कर रही हो या काम? तुम एकदम बच्ची दिखती हो। थैंक यू। मैं अभी अभी 22 की हुई हूँ। स्टैनवार्ड के लिए काम कर रही हूँ। आप? मैं आईटी में हूँ। रिवाना तिस्ता के बारे में जितना जानने लगी उतना ही एहसास होने लगा कि तिस्ता ठीक वैसे ही है जैसे रिवाना 1 साल पहले थी। मासूम, सरल, दुनियादारी से अनजान, और क्योंकि वो ऐसी ही थी वो हमेशा खुश रहा करती थी। अगर रिवाना तिस्ता से नहीं मिली होती तो उसे ऐसा लगता कि खुशमिजाज लोग अब इस दुनिया में है ही नहीं। तिस्ता दोनों लड़कियों एक दूसरे के बेडरूम में बिना दरवाज़ा खटखटाए आया जाया नहीं करती थी। तिस्ता ने पहले ये काम किया और रिवाना भी उसे देखी देखी करने लगी। कोई कितना भी एक दूसरे के करीब क्यों ना आ जाए, हमेशा थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी चाहिए। एक रात रिवाना ने डाइनिंग टेबल पर एक किताब रखी, लेकिन दोनों में से वो किताब मिल नहीं रही थी। तिस्ता, डाइनिंग टेबल पर मैंने जो किताब रखी थी वो तुमने देखी क्या? रिवाना ने तिस्ता के कमरे के दरवाज़ा खोलकर पूछा। तिस्ता अपने बिस्तर पर लेटी हुई लैपटॉप खोले स्क्रीन की ओर देख रही थी। तिस्ता ने रिवाना की ओर देखा और फिर अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखकर कहा, मेरी रूममेट है, 1 मिनट रुको। तिस्ता बिस्तर से उठकर रिवाना के पास आ गई। किताब मेरे पास है। उसने बिस्तर के बगल वाली टेबल से वो किताब उठाई, रिवाना को दे दी। रिवाना ने भी ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि तिस्ता किससे बात कर रही थी। आधे घंटे बाद रिवाना अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। उसके दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। हाँ तिस्ता। तिस्ता अंदर आ गई और अपने रूममेट के बिस्तर पर बैठ गई। मेरा बॉयफ्रेंड था। हाँ? रिवाना को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही है। जब आप मेरे कमरे में आई थी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। स्काइप बॉयफ्रेंड? रिवाना ने सारे पहलुओं को अनजान नहीं थी, लेकिन इसके बारे में फ़िलहाल बिल्कुल नहीं सोचना या सुनना चाहती थी। कोई बात नहीं, रिवाना ने इस उम्मीद में कहा जैसे तिस्ता इस मुद्दे पर और बात नहीं करेगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा है, रिवाना ने कहा और सोचने लगी कि तिस्ता चुप क्यों नहीं हो जाती। वो इस वक्त बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे प्रति बहुत रूखा है, तिस्ता ने कहा। दोनों के बीच में खामोशी छा गई। तिस्ता को लगा रिवाना उसकी बात समझने की कोशिश कर रही है। वो तुमसे प्यार नहीं करता? रिवाना नहीं चाहते हुए भी उससे पूछ बैठी। करता है, मुझे पक्का यकीन है कि वो करता है, लेकिन कोई चीज़ है जो उसे मेरे सामने खुलकर बात करने से रोकता है। तुम लोग कहाँ मिले थे? ये पहली बार रिवाना अपने रूममेट से इतनी निजी सवाल कर रही थी। दरअसल हमारी सगाई हो गई है, वो मेरा मंगेतर है। अरेंज थी, हमारे पेरेंट्स ने तय किया था। अच्छा, कुछ लोग ज़िंदगी का आसान रास्ता चुनते हैं और अपने पेरेंट्स को अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने देते हैं, रिवाना ने सोचा। और शायद उसकी तरह मिस्टर राइट के इस भ्रम के पीछे भागने और मुसीबतें को गढ़ने में पड़ने से अच्छा रास्ता चुनना सही है। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं रिवाना दी? तिस्ता ने रिवाना को उसके ख्यालों से दुनिया से वापस लाते हुए कहा। गाइड? ये तिस्ता की मासूमियत देखकर रिवाना सोचने लगी, कितना अच्छा है कि लड़कियां अपने रिलेशनशिप को ही शादी में तब्दील कर पाएगी। अचानक से पहले प्यार की तकलीफ दे और नामुमकिन ख्वाहिश रिवाना को भी अपने आगोश में लेने लगी। गाइड, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट सुबह हो गई है, सामने पहाड़ है जहाँ ढेर सारे मोर रहते हैं, तो अब वो शोर कर रहे हैं, तो आप लोगों को मे बी
आई डोंट नो ये माइक वो आवाज़ कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, बट वो आवाज़ हो रही है। ओके, कंटिन्यू। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ ठीक है और वो मुझे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पक्का यकीन है कि कोई दूसरी लड़की का चक्कर नहीं है? रिवाना अपने तजुर्बे से बोल रही थी। 1 साल पहले उसने तिस्ता से ये सवाल भी नहीं किया होता। मैं उस पर यकीन करती हूँ। रिवाना ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। उसे तब जाकर अपनी और तिस्ता में अंतर समझ में आई। रिवाना अब किसी के लिए भी ये बात नहीं कह सकती थी, चाहे तब भी एक उदासी उसे घेर ले गई, लेकिन उससे पहले अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तुम लोग इस रिलेशनशिप में कब से हो? हमारी सगाई के 3 महीने हुए हैं। शादी कब है? अगले साल। रिवाना ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को एक दूसरे को और बेहतर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वो एक ऐसा लड़का हो जो खुलने में वक्त लगाता हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरी इस बात को और पुख्ता करने के लिए थैंक यू रिवाना दी। मैं उसे और भी वक्त देने के लिए तैयार हूँ, तिस्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अब अपनी किताब पढ़िए, मैं जाती हूँ। वो उठ रही थी कि रिवाना ने उसे रोक दिया और कहा, तुम बहुत अच्छी हो तिस्ता। वो लड़का खुशकिस्मत है कि उसकी ज़िंदगी में तुम हो। उम्मीद करते हैं कि वो भी ऐसा ही सोचता हो, तिस्ता ने कहा। लड़कों के साथ यही तो दिक्कत है, उन्हें कम ही एहसास होता है कि जो लड़की उन्हें मिली है वो उनके लिए कितनी सही है। रिवाना ने सोचा और वापस मुस्कुरा दी। तिस्ता के जाने के बाद उसने अपनी किताब अलग रख दी। ऑफिस में उसके नोटिस पीरियड शुरू हो गई थी। ये सोचकर ही उसका मन आशंकाओं से भर गया। और अब सबसे मुश्किल ये बात थी कि उसके पास अपने तनाव को बांटने के लिए कोई नहीं था। उसने फ़ोन उठाया और डैनी को मैसेज किया। डैनी उसे फ़ोन करने वाला था, लेकिन उसने किया नहीं। क्या हम एक दूसरे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने पड़ेगी? उसने मैसेज किया। वो दरअसल कहना ये चाहती थी कि कभी ने फ़ोन कर मुझसे बात करनी है। डैनी का जवाब अगले ही पल आया, सॉरी पूरे दिन बिजी था। रिवाना का अगला मैसेज था, डिनर में क्या खाया? दरअसल वो पूछना चाहती थी क्या नित्या भी अभी तुम्हारे साथ रह रही है। डैनी ने जवाब दिया, फासोज जैसा ऑर्डर लिया। रिवाना ने जवाब दिया, कहना वो यह चाहती थी कि तुम मुझे बता क्यों नहीं सकते कि नित्या गई या नहीं। डैनी ने मैसेज किया, और सब? रिवाना ने जवाब दिया, मैं एक नए फ्लैट में शिफ्ट कर गई हूँ। लेकिन वो कहना ये चाहती थी कि देख लो, मुझे हर चीज़ के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं। डैनी का जवाब आया, अच्छा है। रिवाना ने सोचा तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ रह रही हूँ, लेकिन उसने मैसेज किया, बाकी सब? डैनी ने 1 सेकेंड के बाद जवाब भेजा, सब ठीक। रिवाना ने मैसेज पढ़कर सोचती रही, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं कह सकते? मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझसे पहले पूछ तो लो। रिवाना ने मैसेज किया, ओके। और इस तरह हम दोनों के बीच का ये सित युद्ध चलता रहेगा। रिवाना ने सोचा और बिस्तर पर लेट गई। यप्पी, अचानक से तिस्ता कमरे में घुस गए। सिट, तिस्ता तुमने मुझे डरा दिया, रिवाना ने बिस्तर पर उठते हुए कहा। आई एम सो सॉरी, दरअसल मेरा मंगेतर कल आ रहा है, वो नवी मुंबई में रहता है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या मैं सोने जाऊँ? कल मेरा ऑफिस है। रिवाना जानती थी कि उसकी ये सख्त आवाज़ उसकी अपनी हताशा का नतीजा था, जो डैनी के साथ हुए उसके मैसेज संवाद से पैदा हुई थी। लेकिन तिस्ता को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उसे तकलीफ़ पहुंची थी, बल्कि रिवाना को खुद ही बुरी लगने लगी। अगले ही पल उसने तिस्ता के कमरे में जाकर उससे माफ़ी मांगी। उससे पूछा कि कल प्लान क्या है? मुझे नहीं मालूम, हम लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, शायद हम लोग फ्लैट में ही रहे। देखते हैं, तिस्ता ने कहा। अगले दिन रिवाना ऑफिस पहुंची। उसने अलग अलग जॉब पोर्टल पर नौकरी के लिए अप्लाई किया। अपना नोटिस पीरियड चल रहा था। वो बुरी तरह से उम्मीद कर रही थी कि इस नोटिस पीरियड के ख़त्म होने से पहले उसे दूसरी नौकरी मिल जाए। शाम को वो फ्लैट पर लौटी तो देखा कि तिस्ता भी नहीं आई है। अभी तक तिस्ता ही पहले आ जाया करती थी और अपनी जादुई चाय दोनों के लिए बनाकर तैयार रखती थी।
रिवाना ने अपने लिए चाय बनाने की जहमत नहीं उठाई और कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गई। तभी उसके पास तिस्ता का फ़ोन आया। मेरी किस्मत देखी, आज मेरा मंगेतर आ रहा है और आज ही के दिन में सिर पर इतने सारे काम पड़े। तुम कब फ्री होगी? 9 बजे के आसपास। मुझे फ्लैट पर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा। मेरा मंगेतर आधे घंटे में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ़्लैट पर पहुंच चुकी हूँ तो उसको बाहर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। रिवाना ने लाइन काट दी और फ़ोन पर ही वक्त देखा। 7 बज रहे थे। उसने खाना बनाने का फ़ैसला किया। 7:45 पर दरवाजे की घंटी बजी। रिवाना खोलने गई। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर उसके शरीर का खून जम गया। सामने वाले के चेहरे पर भी ठीक यही भाव था। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ ठीक है। उसने फ़ोन रिवाना को दे दिया और बुदबुदाया, तिस्ता बात करना चाहती है। रिवाना ने अपने भरे हाथों से किसी तरह फ़ोन लिया और धीरे से कहा, हेलो रिवाना दी, ये एकांश है, मेरा मंगेतर। मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगी, आकर मिलती हूँ। ओ ब्रो, ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अरे यार, उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही आ गया वापस। क्या कहानी है ये। आई एम फकिंग एंजॉइंग इट। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो वही होगा और वही हुआ भी। एकांश इज बैक गाइस। इतना पुराना रिश्ता वाला। अब देखिए क्या होता है आगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को स्टोरी? मैं तो चाहता हूँ कि पूरा पढ़ के ख़त्म कर दूँ, पर यार ये गला सूख जाता है मेरा। एंड अब मुझे सोना भी है क्योंकि 5 बजने वाले हैं। मैं सो नहीं पाया हूँ, गर्मी इतनी है सारी। खैर, इन्जॉय दिस एपिसोड। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।